तो ये एक एग्जांपल है. सपोज दैट a company is considering a project which requires $30,000 of investment at the start. Then it will be followed by 3 annual cash inflows of 12,000, 16,000, and 13,000 each. Suppose that this company wants to have a return of 10% per year. तो फैसला ये करना है कि क्या ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. पहला स्टेप क्या होगा, हम क्या मालूम करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू. बट तो जो प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो हमें क्या चीज इंडिकेट करती है, वो हमें बताती क्या है वो वैल्यू. फॉर एग्जांपल इफ वी कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट विल दैट वैल्यू बी? लास्ट क्लास में बताया था कि ये प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी ये हमें बताएगी क्या. सर आज सेकंड क्लास है ना? जी जी बिल्कुल सेकंड क्लास है जी. इन्वेस्ट करना चाहिए इन ऑर्डर टू अर्न दैट परसेंटेज रिटर्न जो जिसकी मदद से आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली. फॉर एग्जांपल इफ यू पुट इन 10% and you get a present value, that present value is actually telling us that if you want to have a return of 10%, this is the value that you should be investing maximum. ये याद रखो भाई, ये इसीलिए बताया आप लोगों को कि यही तो कॉन्सेप्ट है उसका, ये याद रहेगा तो कभी प्रॉब्लम होगी. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जो है वो हमें बताता है कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट आज करनी चाहिए इफ वी नीड दैट रिटर्न. तो जैसे यहाँ पर 10% अगर रिटर्न है तो पहले मैं ये मालूम करूंगा कि 10% रिटर्न कमाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. वो है मेरी प्रेजेंट वैल्यू. तो अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब 12,000 आपको इस प्रोजेक्ट से मिलना क्या, इसको पूरा कॉन्सेप्चुअली समझिएगा. पहले हम इसका डायग्नोसिस करें पूरा, फिर आप प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन बहुत आराम से. ये जो 12,000 है, ये जो आपको मिल रहे हैं, ये +16 +13, ये किसके बदले मिल रहे हैं आपको? वो जो 30,000 आप लगा रहे हो, इसके अलावा आपको कुछ मिलेगा? ये 3 कैश फ्लोज के अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं. तो व्हाट डज दैट टेल अस? इसका मतलब ये है कि हमें इसी पैसे में से 30,000 भी कवर करना है और वो जो 10% रिटर्न हमें चाहिए वो भी कवर करना है. सही है. प्रॉब्लम इज दैट ये कैश फ्लोज अलग अलग टाइमिंग पे मिल रहे हैं. तो थोड़ी देर के लिए हम ये सपोज करते हैं जो 12,000 हमें मिल रहे हैं ये वाहिद 12,000 है जो हमें मिलेंगे. तो पहले मैं इस 12,000 के लिए कैलकुलेशन करके देखता हूँ कि यार अगर मुझे सिर्फ 12,000 मिल रहे हैं तो मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए. ये 12,000 कब मिलेंगे? 1 साल बाद. तो मुझे कितना परसेंट रिटर्न चाहिए? 10%. तो मेरी कोशिश ये होगी ना कि मैं इतना इन्वेस्ट करूं कि जब मैं उसका 10% 12,000 उसमें ऐड करूं उसी में, तो हम आंसर क्या है? मेरी मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं इतना इन्वेस्ट करूं कि जब मैं जो इन्वेस्ट करूं उसमें उसका 10% क्या करूं ऐड, तो वो कितना बन रहा हो? 12,000 बन रहा हो. क्योंकि अगर एक्स अमाउंट एंड उसका 10% मिलाकर 12,000 बन रहे हैं तो इसका मतलब है 12,000 भी कवर हो रहा है. सॉरी, वो जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो भी कवर हो रहा है और उसका 10% भी कवर हो रहा है. किस में अमाउंट में? 12,000. तो मुझे ये देखना है कि जो 12,000 है वो किस अमाउंट का 110% है. 12,000 किस अमाउंट का 110% है. मतलब ये समझ में आ रही है बात? तो किसी भी चीज को देखना हो कि वो किस चीज का 110% है, तो बहुत सिंपल है. आप उस अमाउंट को 12,000 को डिवाइड कर दो 110 से, क्योंकि ये इसको हम 110% तस्वीर करना है और हमें मालूम कितना परसेंट करना है? 100%. हमें देखना है कि अगर 12,000 110% है तो 100% कितनी अमाउंट बनती है? 10,909.09 डॉलर्स. अगर मैं आज
10,909 अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्ट करता हूं। अगर मुझे 12,000 की क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू, तो obviously we have learned another method of calculating it using the formula, but ये मैंने समझाने के लिए किया, तो वो फॉर्मूला भी बता दीजिएगा। Concept remains the same, 12,000 ना into 1 plus 10% raised to the power minus 1, it will give us the same answer, 109. तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली हमने ये वो अमाउंट निकाली है जो कि कंपाउंड होकर 12,000 बन रही है 10% के रेट से। इसी तरीके से इस 16,000 के लिए भी हमें ऐसी अमाउंट निकालनी है जिसको अगर मैं आज क्या करूं, इन्वेस्ट, और इसमें 2 साल तक के लिए 10% कंपाउंड करूंगा, ऐड करता जाऊं, तो वो अमाउंट कितनी बन रही हो, 16,000 बन रही हो आफ्टर 2 years. What that amount is going to be, 16,000 into 1 plus 10% raised to the power minus 2, 1,213,223। अगर आप इस अमाउंट को, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को, क्या आवाज आ रही है आप लोगों को? तहा अब ओके है? ओके, सो 12,000 की प्रेजेंट वैल्यू 10909, 16,000 की प्रेजेंट वैल्यू 13223, यानी अगर मैं 13,223 में हर साल 10% ऐड करता जाऊं तो 2 सालों में वो अमाउंट 16,000। अब थर्ड वन, इसमें मुझे सिर्फ पावर क्या करनी है, 3976। अब जो टोटल इन्वेस्टमेंट मुझे करनी चाहिए वो कितनी करनी चाहिए, 33,899। अगर मुझे 10% रिटर्न चाहिए इस प्रोजेक्ट से, जिससे मुझे 12, 16, 13,000 मिलने हैं, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो आज मुझे करनी चाहिए वो कितनी करनी चाहिए, $33,899। किसको ये बात समझ में नहीं आ रही? Clear? So this is what I should be investing if I need a return of 10%। कितने मांगे जा रहे हैं? तो अगर मैं 30,000 इन्वेस्ट करूंगा तो मैं 10% कमाऊंगा, यस और नो? अगर मैं 30,000 इन्वेस्ट करूंगा तो क्या मैं 10% कमाऊंगा? सोच के बताइए। If I invest 30,000 in this project, will I be earning 10%? क्या मैं 10% कमा रहा हूँ? नहीं। 10% कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 30,000 इन्वेस्ट करके भी उतना ही मिलेगा क्या? नहीं। देखो, मुझे कैश फ्लोस तो उतने ही मिल रहे हैं, और उतने ही कैश फ्लोस पे 10% कमाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है, 33,000। बट अगर सेम कैश फ्लोस के लिए मैं मुझसे वो 33 मांग की बजाय 30,000 मांग रहा होगा और मैं इन्वेस्ट करूंगा और कैश फ्लोस वही देगा, तो मेरा रिटर्न 10% होगा, 10% से ज्यादा हो, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं, कम इन्वेस्ट कर रहा हूं सेम कैश इनफ्लो के लिए, यानी मुझे उतने ही मिलेंगे बट मैं इन्वेस्टमेंट
कम, मेरा रिटर्न 10% से ज्यादा हो जाएगा। 10% रिटर्न कब मिलेगा? जब मैं $33,899 इन्वेस्ट करूंगा, जब मैं ये इन्वेस्ट करूंगा। इससे कम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, रिटर्न 10% से ज्यादा, और अगर इससे ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो रिटर्न 10% से कम होगा। समझ में आई बात? इसलिए तो हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का फैसला करेंगे, क्योंकि हमें कितना चाहिए? 10%। हमें कितना चाहिए? 10%। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? जिन्होंने इन्वेस्टमेंट मेरे साथ की है, मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको 10% रिटर्न दूं। मैं नहीं दूंगा, वो कहीं और चले जाएंगे, कोई मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो उनको मुतमईन रखने के लिए मुझे 10% देना है, जो मुझसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई एक बंदा थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो जनरल मार्केट मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमको इतना रिटर्न देंगे। So I'll make sure that I earn at least 10% wherever I invest this amount. So if I consider this project, should I go for it or not? Yes, because it's asking us to invest less than 33,899. And if we go for it, we will be ending up with a return more than 10%. सही है ना? अब थोड़ी देर के लिए उसकी बात छोड़ देते कि वो कितने मांग रहा है, क्योंकि वो जो मांग रहा है उस पे तो मैं 10% से ज्यादा कमा रहा हूं। तो मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम ये करता हूं कि वो मुझसे एग्जैक्टली वही मांग रहा है जो 10% कमाने के लिए चाहिए। इमेजिन इट फॉर अ व्हाइल, दैट इन्वेस्टमेंट, इत्तेफाक से मैंने नीचे कैलकुलेशन की और मैंने ये देखने की कोशिश की 10% कमाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए? 33,899। एंड जब मैंने पलट कर देखा रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो वो कितनी थी? 33,890। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा तो मैं कितना परसेंट कमा रहा हूँ? 10% कमा रहा हूँ। सही है। और मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? व्हाट विल बी माय नेट प्रेजेंट वैल्यू? जीरो। माय नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो। एक्चुअली व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसको जरा समझिए। इट्स अ गैप, इट्स अ गैप, इट्स अ गैप between what is actually required to invest and what should be invested maximum to get a particular return. यानी 10% कमाने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और आपसे कितनी इन्वेस्टमेंट मांगी जा रही है। द गैप इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। एंड इफ देयर इज नो गैप, आंसर विल बी जीरो। एंड इफ देयर इज नो गैप, इसका मतलब मैं उतना ही परसेंट कमा रहा हूं जितने परसेंट पर ये गैप जीरो हुआ है। गैप जीरो का मतलब ये है कि जितना मैंने कैलकुलेशन करके निकाला है उतना ही मांगा जा रहा है। So any rate at which your net present value is going to be zero is actually what you are earning from the project. जिस रेट पर एनपीवी क्या आ जाए तो उसका मतलब गैप क्या हो चुका है? खत्म। यानी आपको ये बता रहा है कि इस रेट को कमाने के लिए जितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मांगी भी उतनी जा रही है, तभी तो जब दोनों का डिफरेंस ले रहा तो आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। आप एक दुकान पे गए, आपको एक मोबाइल पसंद आया, आपने उसके फीचर्स पूछे, उसने फीचर्स बताए, आपके दिमाग में एक वैल्यू बनी कि यार ये इतने में खरीदना चाहिए। आपने उससे पूछा कि कितने में बेच रहे हो, उसने आपको वही कीमत बताई जो आपके जहन में बनी थी। तो आपके और उसके बीच में गैप क्या हो चुका? खत्म हो चुका। तो एनपीवी जीरो आने का मतलब यह है कि जिस रेट पर आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है उस वो और जो इन्वेस्टमेंट दरकार है वो, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। एंड दिस रेट इज एक्चुअली देन कॉल्ड आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जिस रेट पर गैप खत्म हो जाए, इसका मतलब वही रेट है जो आप कमा रहे हो। यू आर जनरेटिंग द सेम रिटर्न। जैसे इस एग्जांपल में आप देखो, मैंने 10% कमाने के लिए ये मालूम किया कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। व्हाट आंसर डिड आई गेट? 33,899. My calculation told me that
if you want to earn a return of 10%, this is what you should be investing. 33,899. And when I compared it with the actual required investment, वो क्या थी? 33,899. तो गैप जीरो हो गया, एनपीवी जीरो आ गई. इट इज इंडिकेटिंग दैट आई एम अर्निंग 10%. मैं कितना कमा रहा हूँ? 10%. अब ये जो परसेंटेज मुझे पता चली है कि मैं 10% कमा रहा हूं, क्या ये जरूरी है कि मैं कमाना भी इतना ही चाहता हूं? अब ये क्वेश्चन मार्क है. देखो, जरूरी नहीं है जिस जिस रेट पर एनपीवी जीरो आ जाए इसका मतलब आप उतना ही कमा रहे हो. एनपीवी तो किसी ना किसी एक रेट पे जीरो आएगी, वो हर प्रोजेक्ट की अलग अलग होगी. बट मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न तो हर प्रोजेक्ट में अलग अलग नॉर्मली नहीं होगा. मेरे इन्वेस्टर्स तो वही हैं, वो तो मुझसे एक स्पेसिफिक रिटर्न तलब कर रहे हैं. अब ये एक बात याद रखा करो, एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक परसेंटेज है, और एक प्रोजेक्ट का परसेंटेज जिसपे उसकी एनपीवी क्या हो रही हो, जीरो हो रही हो, जो कि उसका रिटर्न कहलाता है, उस प्रोजेक्ट का रिटर्न कहलाता है, वो भी एक परसेंटेज होगी, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? आईआरआर. इन दोनों में फर्क समझो पहले. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज व्हाट वी हैव टू पे टू आवर इन्वेस्टर्स, या व्हाट आवर इन्वेस्टर्स आर expecting from us. That is our cost of capital. IRR is what we are earning from the project where we are investing. हम जिस प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट से क्या कमा रहे हैं, वो क्या है? IRR. हमने आगे इन्वेस्टर्स को क्या देना है, वो क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्या ये दोनों चीजें हमेशा सेम होंगी? कैसे होंगी भाई? ये दोनों अलग अलग कहानियां. ये इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर मेरे इन्वेस्टर मुझसे 10% एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैं जिस प्रोजेक्ट पे हाथ रखूंगा वो 10% कमा के दे रहा होगा. वो प्रोजेक्ट तो कुछ भी कमा के दे सकता है, बट वो जो कमा के दे रहा है वो क्या है? IRR, the return from the project. And what we are supposed to pay to our investors is our cost of capital. अब थोड़ी देर के लिए समझो, ये जो 10% मैंने आपको दिया, इट वाज नॉट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं था. ये बेसिकली मैंने रैंडमली एक रेट पुट किया, और एक प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ये देखने के लिए कि अगर मुझे कितना रिटर्न चाहिए, 10%, तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. वो मैंने अभी रैंडमली डाल दिया तो आंसर आया 33,899. फिर जब मैंने कंपेयर किया किससे? रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट से, तो दोनों आंसर्स क्या थे? सेम थे. तो आंसर क्या है? जीरो. तो मैंने मोर लगा दी कि इस प्रोजेक्ट से हम कितना परसेंट कमा रहे हैं? 10%. अब ये मुझे ये पता चला है ये प्रोजेक्ट कमा के कितना दे रहा है? 10%. फिर मुझे पलट कर क्या देखना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मुझे ये देखना है कि मेरे इन्वेस्टर्स मुझसे क्या तकाजा कर रहे हैं. अगर वो 10% मांग रहे हैं, यहां से भी 10% आ रहा है, तो आई कैन एक्सेप्ट. हाँ, इस एक्सेप्टेंस में कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा, इन्वेस्टर्स खुश हो जाएंगे, क्योंकि जितना कमा रहे होंगे उतना उनको दे रहे होंगे. तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी, बट इन्वेस्टर्स खुश. और अगर इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रिटर्न यानी मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% होगा, और यहां से कितना मिल रहा है, तो शुड आई एक्सेप्ट और रिजेक्ट? यस. अब ये दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का फैसला करने के लिए. एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ कैपिटल पुट करो. क्या पुट करो? डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पुट करो, जो हमने पिछली क्लास में किया था, और प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ये देखो कि अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और देखो सामने वाला कितना मांग रहा है. तो जितनी प्रेजेंट वैल्यू आई है, अगर उससे कम मांग रहा है, तो क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए. पॉजिटिव एनपीवी आ रही है, डायरेक्ट फैसला आ जाएगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का. इसमें ये नहीं पता चलेगा कि कितना परसेंट कमा रहे हो, बट ये पता चल जाएगा कि अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा कमा रहे हो बाय लुकिंग एट द पॉजिटिव एनपीवी. पॉजिटिव एनपीवी indicates that you are earning more than your cost of capital. ये नहीं पता चलेगा कितना कितना परसेंट. ये मालूम करना है ना कि कितना परसेंट कमा रहे हो, तो फिर क्या निकालना पड़ेगा? आईआरआर निकालना पड़ेगा. अब आईआरआर, इधर तो मैंने इतनी assumptions लेके काम किया है. मैंने क्या कहा? मैंने एम ही रैंडमली 10% पुट किया, एक प्रेजेंट वैल्यू आई 33,899, यानी 10% कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट. फिर जब मैंने पलट कर इन्वेस्टमेंट देखी तो वो भी ऐसे रैंडमली आने आने लगी चीजें. तो क्या मतलब? तो ऐसा थोड़ी होगा कि मैंने जो रेट रैंडमली पुट कर दिया उस पे आंसर पीवी जीरो ही आएगी. ऐसा नहीं होगा. बट अभी तो मैंने बताया कि अगर हो गया ऐसा कि जीरो आ गई, तो बस समझ लो यही आईआरआर है, क्योंकि गैप खत्म हो गया. अब सवाल ये है
कि ये बात तो सर समझ में आ गई कि जिस रेट पर गैप क्या हो जाए, जीरो, खत्म, इसका मतलब वही रेट है जो आप कमा रहे हो, है ना? सर ये रेट कम कैलकुलेट कैसे करें? अभी तो आपने रैंडमली किया, कैलकुलेट कैसे करें? गो बैक टू योर ओन एग्जांपल सर, इसको वापस 30,000 रहने दें सर। तो अगर 30,000 है ये, फिर तो गैप आ रहा है, क्योंकि 10% कमाने के लिए 3333, लेकिन वो 33,899 नहीं मांग रहा, वो कितने मांग रहा है? 30,000 मांग रहा है। अब गैप मौजूद है, और गैप नेगेटिव साइड पे है, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड के है। इसका मतलब कम मांगा जा रहा है। कम मांगे जाने का मतलब है ज्यादा कमा रहे हैं। किससे ज्यादा? 10% से ज्यादा कमा रहे हैं। अब अगर मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो मुझे प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस 10% को पुट करके पॉजिटिव एनपीवी आ रही है, इसका मतलब हम 10% से ज्यादा कमा रहे हैं, एक्सेप्ट कर लें। लेकिन सवाल ये नहीं कह रहा, सवाल कह रहे कैलकुलेट आयरआर। अब ये तो कंफर्म हो गया, आयरआर 10% तो नहीं है, 10% से ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। अब मुझे पहुंचना है उस रेट तक जिसपे एनपीवी जीरो आ रही है, और जीरो तब आएगी जब आपकी ये प्रेजेंट वैल्यू, देखो ये तो मैं नहीं छेड़ सकता हूं, ये तो वो मांग रहा है। मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं एक ऐसा रेट निकालूं जिसपे जब मैं ये प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो कितनी आ रही हो? 30,000 आ रही है। यानी वो कौन सा रेट है जिसको कमाने के लिए आपको 30,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां मांगा कितना जा रहा है? 30,000। तो मुझे वो रेट निकालना है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 30,000 आ रही हो, तो फिर गैप जाके खत्म होगा। तो मुझे वो रेट निकालना है जिसपे प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही हो? 30,000 आ रही हो, इन्वेस्टमेंट के बराबर आ रही हो। द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड इट। अब मैं इसमें आपको पहले एक जो आयरआर का फॉर्मूला है, जो आपने अब तक पढ़ा भी है, उससे कैलकुलेट कराता हूं। अभी तक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, फिर मैं वो फॉर्मूला डिराइव करके भी बताऊंगा आपको कि वो आया कैसे। बट पहले मैं डायरेक्टली उस फॉर्मूले से कैलकुलेट कराऊंगा, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो पीछे अपनी स्टडीज में। मैं इग्नोर कर रहा हूं कि आपने पढ़ा, तो इसलिए मैं फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा। सो अब मेरे पास क्या एनपीवी आ गई? पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब ये है कि वी आर अर्निंग मोर देन 10%। सो अब ये तय हो गया कि मेरा आईआरआर जो है वो 10% से ज्यादा है, बट कितना है वो निकालना है। तो अब हम एक काम करेंगे, हमें वो लोग कहते हैं कि भाई ये आपने कितने परसेंट पे निकाला है? 10% पे, तो ये 10% पे निकाला गया। सही। अब एक ऐसा रेट उठाते हैं जिस पर एनपीवी पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ जाए। अच्छा, रेट बढ़ाने से प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्योंकि आपको जितना ज्यादा रिटर्न चाहिए होगा ना, इन्वेस्टमेंट उतनी रिड्यूस करनी पड़ेगी। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी तो उसमें और मिलने वाले पैसों में गैप बढ़ेगा, और गैप जितना ज्यादा बढ़ता है उतना रिटर्न ज्यादा होगा। भाई आप घर जितना सस्ता खरीद के महंगा बेचोगे, रिटर्न उतना ज्यादा होगा। तो रिटर्न अगर आपको क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम होनी चाहिए। सो रेट बढ़ाने से प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, तो मुझे नेगेटिव करने के लिए रेट बढ़ाना पड़ेगा। ओके, इतना बढ़ाऊंगा कि वो नेगेटिव हो जाए। अब ये तो किसी को नहीं पता कि कितने रेट पे जाके एनपीवी होगी, अब ये अंदाजे से ही काम होगा, ये अंदाजे से होगा। तो मैं एक काम करता हूं, टू बी ऑन सेफ साइड मैं 18% ले लेता हूं। आई कैन टेक 20% एज वेल, 18% ले लेता हूं। और एंड लेट मी कैलकुलेट अगेन कि क्या 10% तो नहीं है उसमें, तो पॉजिटिव है, तो कहीं 18% में देखते हैं कि अगर 18% रिटर्न चाहिए हो तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो दोबारा 12,000 इंटू वट, 1 प्लस 18% रेस टू द पावर -1, कितना आया? आप कैन सी, इफ यू वांट टू हैव अ रिटर्न ऑफ 10%, तो 12,000 के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 10909। बट अगर आप 18% रिटर्न चाहते हो तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि इस 12,000 में और इस इन्वेस्टमेंट में गैप बढ़ जाए और आपका रिटर्न बढ़ जाए। तो आप कम इन्वेस्ट करके ज्यादा कमाओगे तो ही परसेंटेज रिटर्न आपकी पड़ेगी। इसलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉपी, ठीक है, ये खुद ब खुद पावर चेंज हो गई है, पावर 2 हो गई है, जो मैंने रेफरेंस दिया था। ठीक है, तो पावर के बाद बजाय 1 लिखने के मैंने रेफरेंस दे दिया था, जो कि उसने चेंज कर दिया। पहले A4 का रेफरेंस दिया था जिसमें 1 था, फिर उसने इसको क्या कर दिया, A5 और नीचे A6 लिख दिया। सो खुद ब खुद पावर चेंज की ये आ गई प्रेजेंट बैलेंस। अब मैं इसको क्या करूं, ऐड करूं, कितना आया? 29,000। सो इफ यू वांट अ रिटर्न ऑफ 18%, then you must not invest more than 29,573, whereas the required investment is, so अब दिख रहा है कि आप 10% 18% से तो कम कमाओगे।
क्योंकि 18% कमाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? 29,573, whereas required investment is 30,000. So तो आप 18,000 से तो कम, सॉरी 18% से तो कम कमा रहे हो. अब समवेयर बिटवीन 10 and 18 आप कमा रहे हो, क्योंकि जब 10% पुट किया तो पॉजिटिव आ गया, जब 18 पुट किया तो नेगेटिव आया. तो 10 और 18 के बीच में कहीं पर आपका रिटर्न है, और ज्यादा करीब किसके होगा? 18 के, क्योंकि 18 पे गैप कम है 0 और उसमें. देखो 18 में आप 0 से कितना दूर हो? 427 जस्ट दूर हो. इधर कितना दूर हो? 3,899. सो आप 10% वाले से ज्यादा दूर हो, 18% से करीब हो, क्योंकि 18% 0 के ज्यादा करीब है, गैप 0 होने के ज्यादा करीब है. सो इट विल बी क्लोज टू 18% कंपेयर्ड विद 10%. बट अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसका फॉर्मूला है आईआरआर का. सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला, फिर हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. आईआरआर का फॉर्मूला ये है A% प्लस कैपिटल A डिवाइडेड बाय A माइनस B इंटू B% माइनस A%. अब ये क्या क्या है जरा देखते जाइएगा. इसमें दो कैपिटल लेटर्स हैं, दो स्मॉल लेटर्स हैं. स्मॉल लेटर रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैपिटल लेटर्स एनपीवी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. स्मॉल लेटर्स में से A% लोअर रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो दो रेट्स आपने अज्यूम किए थे, एक 10% और एक 18%, इनमें से जो लोअर रेट होगा वो A%. लोअर रेट A% है. कौन सा है लोअर? 10% है. तो A की जगह आ जाएगा 10. अच्छा, मैं सिंबल्स नहीं लगा रहा परसेंटेज के फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि आखिर में आंसर भी डायरेक्ट आ जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैंने इसको 10 लिखा है, 0.1 नहीं लिखा. अच्छा, ये 10 आ गया. जो स्मॉल बी है वो हायर रेट है. इसी तरह स्मॉल ए पे जो एनपीवी आ रही है वो कैपिटल ए है. ए पेयर जो है वो ए और ए है. स्मॉल ए, कैपिटल ए. स्मॉल ए इज अ रेट एंड कैपिटल ए इज द एनपीवी एट दैट रेट. अब मेरे न्यूमरेटर में कौन सा ए है? कैपिटल ए. कैपिटल ए कौन सी एनपीवी होगी जो 10% पे आई थी? 3,899 डिवाइड बाय दोनों का सम. सो 3,899, यहां पर माइनस है, बट इत्तेफाक से एनपीवी के साथ भी अपना माइनस है, तो एक माइनस फॉर्मूले का, एक एनपीवी लेके आ रहे हैं, तो माइनस 427. Eventually this will be added, these two values will be added, multiplied by the higher rate and the lower rate. So using the BODMAS rule, solve this. आप सॉल्व करें जरा. सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप 3899 को डिवाइड कर दें सम ऑफ 3899 एंड 427. करें जरा. 3899 divided by sum of 3899 plus 427. कर दिए डिवाइड. 3899 divided by sum of the denominators. अच्छा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें. 18 और 10 का डिफरेंस कितना होता है? 8. 8 से मल्टीप्लाई कर दे, जो भी आपके पास वैल्यू आई उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दे. कर दिया. उसमें फिर 10 ऐड कर दें एंड आंसर बताएं क्या है. ठीक है, अब मुझे आप लोगों पे भरोसा थोड़ा कम होता है, तो मैं अपनी कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ. 10% प्लस 3899 डिवाइडेड बाय 3899 प्लस 427 इंटू 18% माइनस 10%. आपका आंसर क्या था? सही. 17.21% is IRR. So now कुछ चीजें जो ऑब्जर्व करने वाली हैं. आपको मैंने क्या कहा था किसके करीब होगा? Is it close to 18% or is it close to 10%? And for a very obvious reason. The NPV at 18% was much closer to zero than the NPV at 10%. एक दूसरी चीज एक और आपको बता.
अगर आप 10 और 18 का 10 और 18 का मिड पॉइंट निकालें, निकालिए जरा 10 और 18 का मिड पॉइंट क्या है, कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट? 10 और 18 ऐड करें, डिवाइड बाय 2, 14 आ गया। सो आपका जो आयदर होगा वो या 10 और 14 के बीच में होगा या 14 एंड 18 के बीच में होगा। तो चूंकि हमारी एनपीवी 18% वाली जीरो के ज्यादा करीब थी, तो ये वाले कौन से वाले पोर्शन में होगा? 14 एंड 18। तो एमसीक्यू में शॉर्टकट मेथड भी कभी कभार अप्लाई हो जाता है, जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हो और आपके पास 3 ऑप्शंस ऐसे हो जो इस रेंज से बाहर हो, तो आप बगैर और सॉल्व करिए, क्लिक कर, पक्का वही आंसर होगा जो 14 और 18 के बीच में होगा, अगर एक आंसर है। वैसे एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस है कि जब 4 ऑप्शंस दे देगा ना, तो ये इन दो के बीच में कोई एक ही आंसर होगा, एंड आप क्लिक करके आ जाना। बट ये अब मेरे पास आ गया आईआरआर, वो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सामने वाला आपसे कितने थाउजेंड का तकाजा कर रहा है, 30,000, ये 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे आएगी? 17.21 पे। यानी अगर आप अपने इस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोस को ना इस रेट पे डिस्काउंट करो 17.21, तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी, नहीं प्रेजेंट वैल्यू, वो 30,000 आ रही है। यानी 17.21% कमाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी? 30,000, और रिक्वायर्ड भी 30,000 है, तो जीरो आ रहा होगा। करके देखेंगे अभी, बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जिसका जवाब आपको बाद में पता चल जाएगा। जीरो आएगी नहीं, जीरो नहीं आएगी, स्लाइटली नेगेटिव आएगी, बट जीरो के ऑलमोस्ट करीब होगी कि जिसको आप जीरो तस्वुर कर सकते हैं। करके देखते हैं अभी। 17.21%, 17.21%। अच्छा ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? अच्छा ठीक है, 17.21%। मैं इसमें एक्चुअल वैल्यूज पुट कर दूं, मैं इसमें एक्चुअल वैल्यूज पुट करता हूँ। 10% तो बगैर राउंडिंग ऑफ के 3899 डिवाइडेड बाय 3899 माइनस 427 into 18% minus 10%, 17.21%। अब डिस्काउंटिंग करता हूँ 12,000 into 1 plus 17.21% raised to the power minus 1। Slightly negative, slightly negative, not exactly zero, but I told you that it will be negative, but very close to zero। अब कैलकुलेशन से पहले मुझे पता था कि यही होगा। We will end up with a slight negative value, and there is a reason, it's not a coincidence। Each time you use this formula to calculate IRR, and then you try to check it, verify it, you will always see a negative NPV, but it will be very close to zero। उसका रीजन मैं आपको पहले ये बताइए, ये समझ में आया? तो using this formula, what you need is 4 variables, 4 figures: a rate at which you get positive NPV, a rate at which you will get negative NPV, and जो resultant NPVs आ रही हैं दो, वो भी, तो 4 चीजें होंगी। 2 रेट्स, 2 उन रेट्स पे आने वाली NPVs आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला आपको बता देगा कि किस रेट पर आपकी NPV अप्रोक्सीमेटली जीरो होने वाली है, अप्रोक्सीमेटली जीरो होने। अब यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, फिर मैं इसकी डेरिवेशन पे जाऊंगा कि ये जादू नहीं कर रहा है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस फॉर्मूला। कोई सवाल है पूछने बिफोर आई मूव टुवर्ड्स द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, कि ये फॉर्मूला कैसे वो रेट दे रहा है जिस पे एनपीवी जीरो होगी।
नहीं है इसका। सपोज करें वी हैव अ प्रोजेक्ट एंड उस प्रोजेक्ट की हमने एक एनपीवी निकाली 10% पे, 10% पे एनपीवी निकाली तो $2000 आ रही है पॉजिटिव। फिर हमने उसी प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाली दोबारा 15% पे और आ गई -500, -500, यानी 10% पे पॉजिटिव एंड 15% पे नेगेटिव। एंड ये बिल्कुल नया नई एग्जांपल है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया सर, आईआरआर बेसिकली tells us the return on a particular project where the cost of capital is different from it. Yes, cost of capital is what we are supposed to pay to our investors, and IRR is what we are getting what return we are getting from the project. नहीं, that's not our target था। मतलब एनपीवी क्यों चाहेंगे हम जीरो? हम सिर्फ ये मालूम कर रहे हैं किस रेट पर जाकर एनपीवी जीरो होगी, यानी गैप किस रेट पे जाके खत्म होगा, तो हमें पता चल जाएगा ये वो रेट है जो हम इस प्रोजेक्ट से जनरेट कर रहे हैं। टारगेट नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ एक फैक्ट है जो हम मालूम करना चाह रहे हैं कि हम कितना % रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। नहीं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इत्तेफाक से आईआरआर के जैसे बराबर हो सकता है। हो सकता है 10% पे मेरे प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या हो जाए, जीरो, और इत्तेफाक से मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कितना हो, 10% हो। तो ये रेयर केस है, बट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं ना, हो सकता है कुछ भी। दोनों में दोनों रेट्स सेम हो सकते हैं, दोनों रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों में से कोई रेट ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है। तो ये महज कोइंसिडेंस होगा कि ये दोनों बराबर हो जाए। अच्छा, अब 10% एंड 15%, 10% हमने एनपीवी निकाली, कितनी आई, 2000, जिसका मतलब ये है कि हम 2000 से, सॉरी 10% से ज्यादा कमा रहे हैं। बट जैसे सेम प्रोजेक्ट की एनपीवी दोबारा निकाली कितने % पे, तो 500 नेगेटिव आ गया, इसका मतलब 15% से हम कमा रहे हैं। अब हमें वो रेट चाहिए जिसमें एनपीवी जीरो आ जाए। अब आप मेरे साथ साथ चलेगा, मुझे ये बताइए कि पहला रेट क्या है, 10% है। ओके, फॉर द टाइम बीइंग जस्ट इग्नोर द परसेंटेज, समझो ये 10 केजीज है। परसेंटेज भी एक यूनिट होता है, 10% परसेंट भी एक क्या होता है, यूनिट होता है। 1%, 2%, 3%, ये यूनिट्स हैं, तो उसको केजी से रिप्लेस कर रहे हैं। और यूं समझिए कि 10 केजी पे आपकी कॉस्ट 2000 थी, और 15 केजी पे जाके ये -500 होगी। समझिए थोड़ी देर के लिए। तो मुझे ये बताइए, क्या मेरी कॉस्ट चेंज हुई है? हुई है। कहां से कहां गई, 2000 से -500 पे। कितने का गैप है? सब लोग बताएं। 2500 का गैप है, फ्रॉम 2000 पॉजिटिव टू 500 नेगेटिव। इट्स अ गैप ऑफ 2500। कितने केजी को चेंज करके आया? 5 केजी चेंज करके आया। यानी 5 केजी, 5 यूनिट्स चेंज करने पे कॉस्ट में कितना फर्क आया, 2500 का। तो अगर मैं सिर्फ 1 केजी चेंज करता तो कितना चेंज आता, 500। रेशो आ गया, रेशो आ गया। कैसे आया ये रेशो? ये स्मॉल ए है और ये स्मॉल बी है, ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है। सो मैंने क्या किया, मैंने पहले कैपिटल ए में से कैपिटल बी क्या किया, माइनस किया। 2000 में से 500 माइनस किया, तो गैप कितना आया, 2500। 2500 आ गया। फिर ये वाला गैप निकाला, ये गैप क्या है, 5। तो बी माइनस ए किया, 15 में से 10 माइनस किया, तो कितना आया, 5। 15 - 5 कितना आया। फिर इन दोनों का रेशो लिया, ये देखने के लिए कि अगर 5 पॉइंट्स की वजह से 2500 का चेंज आया तो 1 पॉइंट की वजह से कितना चेंज आता। तो कैसे कैलकुलेट किया, 2500 डिवाइड बाय 5। ये कैसे आया, ये ऐसे आया। a माइनस बी जो आया था आपके पास, उसको आपने डिवाइड किया किससे, b माइनस a से, तो कितना आया, 500। अब ये 500 is telling me that every 1 unit change would have brought 500 change in the NPV, हर एक यूनिट। ओके, अगर मैं 10% पर, यानी 10 पॉइंट्स पर कितने पे खड़ा हूं, 2000, तो मुझे पहुंचना कहां तक है, किस एनपीवी तक पहुंचना है, जीरो तक पहुंचना है। वो रेट निकालना है जिसमें एनपीवी क्या आ रही हो, जीरो आ रही है, ऐसा ही है। और मैं इस वक्त कहां खड़ा हूं, 10% पे। 10% पे कितने एनपीवी पे खड़ा हूं, 2000 पे। तो ये 10% है और एनपीवी है 2000। अब एक पॉइंट अगर ऊपर जाता हूं, डायरेक्ट 5 पे नहीं, 15 पे नहीं जा रहा,
10 से 11 पे, यानी 1 पॉइंट, तो मेरी एनपीवी गिरेगी, कितनी गिरेगी? 500 गिरेगी, कितनी हो जाएगी? 1500। तो 1 पॉइंट बढ़ाओ, तो कितना हो जाएगा? 2000 से 1500, फिर 12,000, फिर 13,500, और फिर 14 0, और 15 पे -500। तो कितने रेट पर एनपीवी जीरो आ रही है? सो मेरा आयरर कितना होगा? 14%। तो दैट रेट ऑफ 14% माय एनपीवी विल बी 0। सही है। अच्छा, अब ये डायरेक्टली कैसे निकलेगा वो भी देखते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं 10% पे खड़ा हूं तो एनपीवी कितनी है? 2000, और हर एक पॉइंट की वजह से एनपीवी में कितना चेंज आता है? 500। तो 2000 में 500 के अगर मुझे चेंजेस लाने हो तो कितने लाने पड़ेंगे? 4। 2000 को 500 से क्या करो? डिवाइड, तो 4 पॉइंट्स का चेंज लाना पड़ेगा 10% में। तो अगर मैं क्या करूं, 2000 को जो गिवन एनपीवी है उसको किससे डिवाइड करूं? इस 500 से। तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने पॉइंट्स का चेंज लाना पड़ेगा रेट में, ताकि वो एनपीवी क्या हो जाए? 0 हो जाए। भाई अगर आपके पास $2000 हो, रोज 500 खर्च करें, तो कितने दिन में 0 हो जाएगा? 4 दिन में। तो 4 पॉइंट्स बढ़ाए, एनपीवी 0 हो जाएगी। 4 आ गया, ऐसा आ गया। अब 2000 एनपीवी पे हम किस रेट पे थे? 10 पे, तो उसमें 4 क्या कर दो? ऐड कर दो। सो ये कैसे आया, पहले ये बताओ। ये 2000, ये 4 कैसे आया? हमने किसको किससे डिवाइड किया? 2000 को 500 से। 2000 तो क्वेश्चन में गिवन होगा, या हमने कैलकुलेट की होगी एनपीवी, जिसको हम किस किस ए से डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए को हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? डिवाइड। 2000 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 500 से, जो कि ये है a माइनस बी डिवाइडेड बाय b माइनस ए। यही, और फिर इसमें क्या कर रहे हैं? 10% ऐड कर रहे हैं। 10% किससे डिनोट हो रहा है? स्मॉल ए से। तो अगर मैं स्मॉल ए में ये क्या कर दूं? ऐड कर दूं। अच्छा, डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर तो क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होना चाहिए। कैपिटल बी लिख दिया मैंने। ये नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा बी माइनस ए। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ऊपर जो फॉर्मूला था वो ये। बेसिकली हाई एंड लो मेथड अपने पढ़ा। हाई एंड लो मेथड से आप रेट ऑफ चेंज निकालते हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और फिर उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हो ए प्लस बी एक्स, ताकि जिस पॉइंट तक पहुंचना है फिर उस फॉर्मूले के थ्रू उस पॉइंट तक पहुंचा जा सके कि इतने यूनिट्स पर फिर कॉस्ट क्या होगी। ये एक हाई एंड लो मेथड किया है। हमने दो वैल्यूज ली है, एक पॉजिटिव साइड की और एक नेगेटिव साइड की, और इन दो पॉइंट्स के बीच में हमने रेट ऑफ चेंज निकाला है कि जब रेट चेंज होगा तो एनपीवी पे क्या चेंज आएगा। फिर अपना टारगेट अचीव करने के लिए, जीरो टारगेट अचीव करने के लिए हमने मालूम किया क्या रेट होगा। So this is basically high and low method which we have used here to predict the rate at which we are going to have zero NPV. किस रेट पे जाके एनपीवी क्या होनी है? 0 होनी, हमने वो कैलकुलेट किया। तो इसलिए दो पॉइंट्स निकाले, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अभी इस पे भी आऊंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों, दो पॉजिटिव क्यों नहीं? चेंज रेट ऑफ चेंज तो उसमें भी पता चल सकता है, दो नेगेटिव भी हो सकती हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट्स क्यों जरूरी है? व्हाई नॉट टू पॉजिटिव वैल्यूज? हम दो पॉजिटिव वैल्यूज के बीच में भी एनपीवी का चेंज देख सकते हैं। तो हमें दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्यों लेना पड़ा वो समझना है। यहां तक समझ में आ गया? डेरिवेशन इज नॉट एग्जामिनेबल। सही है, इसकी डेरिवेशन एग्जामिनेबल नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यार ये फॉर्मूला किस तरीके से मुझे वो रेट दे रहा है जिसपे एनपीवी 0 हो रही है। एक रिलेशनशिप निकाला दो एनपीवी और आया का, हर प्रोजेक्ट में वो रिलेशनशिप डिफरेंट होगा, इसलिए हर प्रोजेक्ट के लिए आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आपको हर प्रोजेक्ट की एक रेट पर एनपीवी, फिर दूसरे रेट पर एनपीवी, और देखना पड़ता है कि यार जब मैंने रेट चेंज किया तो एनपीवी पे क्या चेंज आया। इसलिए दो रेट सही होते हैं, so that we can find out the change in NPV because of the change in the rate, so that we can get to the zero NPV rate. सही है। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया इसमें पर पॉइंट कितना एनपीवी में चेंज आ रहा था? 500। यानी हर पॉइंट बढ़ाने पे 500, फिर पॉइंट बढ़ा 500, फिर पॉइंट बढ़ा 500। ये जब आप कहते हो ना कांस्टेंट चेंज है, ये हर एक पॉइंट की वजह से $500 का चेंज, फिर अगले पॉइंट की वजह से 500 का चेंज।
ये लीनियर रिलेशनशिप में होता है। किसमें होता है? लीनियर रिलेशनशिप, जिसमें दो वेरिएबल में एक कांस्टेंट रेट से चेंज आ रहा हो। यहां दो वेरिएबल्स कौन से हैं? एक रेट, एक एनपीवी। मैंने क्या अजम्पशन ली कि हर दफा जब रेट चेंज करूंगा एक पॉइंट से, तो 500 का चेंज आएगा हर दफा। एवरी 1 पॉइंट विल लीड टू अ चेंज इन एनपीवी ऑफ 5 चेंज ऑफ 500 इन एनपीवी, कांस्टेंट। इसको कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। सही है? अगर आप कभी भी फारिग बैठे हो, अक्सर होंगे फारिग, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट का चार्ट बनाओ जिसमें एक्स एक्सिस पे आप रेट्स लो, वाई एक्सिस पर आप एनपीवीज लो, और आप क्या करो, पहले 10% पे कैलकुलेट कर लो, पॉजिटिव आ गई सपोज, फिर आप 11% पे कर लो, फिर 12% पे कर लो, फिर 13% पे, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह 10-20% तक ले जाओ, और फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करो कि अच्छा जब मैंने 10% पे कैलकुलेशन की थी तो एनपीवी क्या थी, पॉइंट लगा दो, फिर दूसरा पॉइंट लगा दो, तीसरा पॉइंट लगा दो। जब आप सारे पॉइंट्स लगा दोगे तो यू विल सी वन थिंग, you will not see a straight line, you will not see a straight line, you will see a curve, you will see this. क्यों? क्योंकि जब आप परसेंटेज बढ़ाते हो ना हर एक पॉइंट, तो एक्चुअल एनपीवी का फॉल 500 नहीं होगा। ये आपने दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट का वो किया है भाई। एक आप अपने एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो ऐसे घूम के, गवर्नमेंट ने स्ट्रेट सड़क बना दी स्ट्रेट, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कांस्टेंट। बट एक्चुअली जो एनपीवी और आईआरआर का रिलेशनशिप है वो कर्व रिलेशनशिप है, जिसको कहते हैं कर्वी लीनियर रिलेशनशिप, जिसमें होता ही है कि शुरू में चेंज ज्यादा होगा पर डॉलर, पर पॉइंट। यानी शुरू में हो सकता है 800 से गिर रही हो, फिर 700, फिर 600, फिर 500, फिर 400, फिर 300। एवरेज कितना आ रहा है? 500। The average change in NPV from one point to another point is 500, but not every time it will be 500. It's the average. तो हमारे पास इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जिस पे एनपीवी क्या आ रही है? 0। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है, और वो है कि मैं बार बार रेट चेंज करता जाऊं जब तक एनपीवी 0 ना आ जाए, क्योंकि कर्व है ना। तो आई हैव टू कीप ऑन चेंजिंग द रेट, चेंजिंग द रेट, चेंजिंग द रेट, सो दैट आई गेट 0 एनपीवी। दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं जब तक ट्राई करते रहो जब तक आपका अपना आंसर ना आ जाए। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हमने ऐसे तो नहीं निकाला, हमने तो 2 पॉइंट्स उठाए उसके बेस पे आईआरआर निकाल दिया। ये कह रहे हैं अगर आपको ये वाला आईआरआर चाहिए जो एक्चुअली आईआरआर है, जिसपे वाकई एनपीवी क्या होनी है? 0 होनी है, तो फिर आपको बार 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 रेट पुट करना पड़ेगा, so that you get 0 NPV, which is too much time consuming, so we are not getting into it. हमने क्या किया? हमने कहा एक दफा करो यार, ये आप एक काम करो, इस एक्चुअल ग्राफ में से 2 पॉइंट्स पिक कर लो, एक ऐसा जिसपे एनपीवी क्या आ रही हो? पॉजिटिव आ रही हो, और एक ऐसा जिसपे एनपीवी नेगेटिव आ रही है, और इनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो होगा ये कि जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, लेकिन थोड़ा आगे से करेगी, थोड़ा सा आगे से इंटरसेक्ट करेगी। ये जो आपका आईआरआर आएगा ये वो फॉर्मूला वाला आईआरआर है, ये वो फॉर्मूले से जो आईआरआर आ रहा है ये वो है जिसमें लीनियर रिलेशनशिप अज्यूम की गई है, स्ट्रेट लाइन। इस रेट पर एनपीवी एक्चुअली 0 नहीं होगी। अगर आप इसके ऊपर नीचे एनपीवी की लाइन पे ड्रॉ करोगे तो एनपीवी किस साइड पे दिखेगी आपको? नेगेटिव साइड पे दिखाई थी आपको, इट वाज स्लाइटली नेगेटिव। इट विल ऑलवेज बी स्लाइटली नेगेटिव, बट वो स्लाइटली नेगेटिव होगा, इतना नहीं नेगेटिव होगा कि आपका डिसीजन चेंज हो जाए। तो आपका ट्रू आईआरआर ये रहा, इसको कहते हैं ट्रू आईआरआर, और इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट आईआरआर। तो फॉर्मूला गिव्स अस व्हाट? approximate IRR. That's why you will never see a 0 NPV at that rate, but you will always see it very close to 0. And it will always be slightly towards negative side. अच्छा, फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है, मिसाल के तौर पर ट्रू आईआरआर जो है, ट्रू आईआरआर 14% आया सपोज, कितना परसेंट?
14, तो अप्रोक्सीमेट IRR हो सकता है 14.8% आ जाए, 15% आ जाए। अब मुझे आप एक बात बताओ, जो प्रोजेक्ट 15% पर एक्सेप्ट किया जा रहा हो, वो 14% पर क्या रिजेक्ट कर दिया जाए? क्या 1 पॉइंट के डिफरेंस से क्या लॉन्ग टर्म डिसीजंस लिए जाते हैं? क्या आपको 15% कोई बोले इस प्रोजेक्ट का रिटर्न है, फिर बाद में पता चले 15 नहीं है, 14% है, तो क्या इस 1% के डिफरेंस पे आप रिजेक्ट और एक्सेप्ट का डिसीजन लोगे? लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं लोगे। लॉन्ग टर्म में इतना छोटा डिफरेंस मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता वो भी बताता हूँ। आप मुझे बताओ, IRR 14% है, कितना है? 14% है। अप्रोक्सीमेट IRR 15%, कितना है? 15% है। आपने कहा एक्सेप्ट, बाद में पता चला कि वो तो 14% था एक्चुअल। तो भाई ये बताओ, इतना 5 साल का प्रोजेक्ट आपने इतने क्लोज मार्जिन से एक्सेप्ट कर लिया था, ये तो कैश फ्लोस आगे चेंज हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो फिर भी तो डिसीजन, फिर भी तो 14% आ सकता था। तो कभी भी फ्यूचर लॉन्ग टर्म डिसीजन इतने क्लोज मार्जिन पे नहीं लिया जाता, मार्जिन बड़ा होगा तो जो प्रोजेक्ट 14% पे एक्सेप्टेबल होगा वो 15 या 15 पे एक्सेप्टेबल होगा, वो 14% पे भी एक्सेप्टेबल ही होगा। हम इतना एक्यूरेसी के चक्कर में जाए और टाइम अपना लगा दें और डिसीजन वही आ रहा हो, यानी 15% पे भी वही डिसीजन हो और 14 पे भी वही हो, तो भाई इतनी बड़ी एफर्ट करने के बाद अगर आपका डिसीजन क्या आ जाए सेम, तो बेहतर नहीं है कि एस्टिमेट पे काम चला लो। आप घर से जा रहे हो मोबाइल खरीदने के लिए, एग्जैक्ट मोबाइल की कीमत दुकान पे जाके पता चलेगी। आपने पैसे नहीं उठाया, आपने कहा एक दफा जाते हैं, एग्जैक्ट पूछ के आते हैं कि कितने का है, फिर वापस आएंगे, फिर घर से पैसे लेके जाएंगे। अब एक बंदा आपको अंदाजन बता रहा है कि भाई 50,000 तक का होगा, आपने कहा नहीं, वो 50,500 का हुआ, तो उसने कहा हो सकता है 50,500 तक हो सकता है, 50,500 हो सकता है, बट ये 1,000-2,000 का फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। आपने नहीं, मैं 1,500 रुपए खर्च करके जाऊंगा, फिर 1,500 वापसी का खर्च करूंगा, 3,000 खर्च करके एक्यूरेट मालूम करके आऊंगा, फिर फैसला करूँ यार। इतनी कॉस्ट, इतना टाइम, अगर एंड में जाके फैसला आपका वही होना है, तो व्हाट्स द पॉइंट के इतना एक्यूरेसी की तरफ जाया जाए। तो इसलिए वो लोग कहते हैं यार ये ट्रू आयरर के पीछे मत पड़ो, आप ये फॉर्मूला यूज करो और इस फॉर्मूले से आप वो आयरर निकाल लो जिसपे एनपीवी अगर जीरो नहीं है तो जीरो के बहुत करीब, इससे गुजारा चलाओ। अब मैंने इतनी लंबी कहानी आपने एमए2 में F2 में नहीं सुनी, मैंने इसलिए कहानी सुनाई है भाई, ये F9 है, फिर AFM है आगे। तो अगर आपको पीछे रैशनल ही नहीं पता व्हाट इज आईआरआर, how is how are we going to get zero NPV at this rate? Why are we getting a zero NPV at this rate? And why are we calling it IRR? Zero NPV आ रही है तो बोला IRR है। बहुत सारे लोग ये डेफिनेशन रट के जाते हैं, IRR is the rate at which NPV is zero. That's it. आपको इंटरव्यू में बैठे उसने कहा कि भाई एक प्रोजेक्ट का IRR 10% है जिसमें NPV जीरो है, एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें। आपने कहा सर रिजेक्ट करें, जीरो आ रही, क्योंकि जीरो एनपीवी का मतलब फायदा नहीं हो रहा। आप बैठ गए, आपने कहा रिजेक्ट करें, उसने कहा अच्छा मेरा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% है, मुझे 10% कमा के दे रहा है। सर अभी तो आपने कहा जीरो एनपीवी कमा के कैसे दे रहा है? बोला नहीं कमा रहा, जाओ दोबारा। आप सोचो ना, आप रट्टी लगा के जाओगे और आपको पता ही नहीं है कि आप जो चीज कैलकुलेट कर रहे हो उसकी रैशनल क्या है। एंड मैंने सुना है लोगों को, सर जीरो पे रिजेक्ट कर दें प्रोजेक्ट अगर एनपीवी जीरो है तो 10% पे। भाई पहले ये तो देखो 10% आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या आईआरआर है? अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आईआरआर है तो आईआरआर है तो 10% जीरो हो गई। ये चेक करो कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, इसके बगैर कैसे फैसला हो सकता है? तो एक आईआरआर कभी भी अकेले डिसीजन में मदद नहीं देता। आईआरआर सिर्फ इतना बता रहा है भाई इतने परसेंट पे जीरो होने वाला है, ये आप कमा रहे हो। फिर आपको उसको हमेशा क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है, किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि भाई देना कितना है आगे, फिर जाके फैसला होता है। और एनपीवी पे डायरेक्टली फैसला हो जाता है, क्योंकि एनपीवी कैलकुलेट ही किससे की जाती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। उसको डायरेक्टली पुट करके पता चल जाता है कि आप उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा कमा रहे हो या कम कमा रहे हो। सो वहां कंपैरिजन की जरूरत नहीं होती है, यहां जरूरत है। ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला। ये फॉर्मूले की डेरिवेशन, ये क्यों स्लाइटली जीरो आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। एक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ आईआरआर एंड पीवी क्या होती है?
उसमें पूछ सकता है एमसीक्यूज में, एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर, लीनियर और कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर, ठीक है। और जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था उसमें assumption क्या है, लीनियर। वी हैव assumed that there is a linear relationship, constant relationship, constant change आएगा रेट चेंज करने की वजह से। हाँ, तुम तो मुझे पूरा मीम का कॉन्सेप्ट वो बना के दे रहे हो, कंटेंट मीम्स बनाएंगे तुम्हारी बात को। आयरआर का ही फॉर्मूला तो डिराइव करा था, कोई नया फॉर्मूला थोड़ी आया। सो अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा मुझे इस क्वेश्चन की का आयरआर आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो अब ये दो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स हो गई, एक एनपीवी जिसकी बेस पे हम फैसला कर सकते हैं, और दूसरा आईआरआर जिसके बेस पे हम फैसला कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम दोनों के डिसीजन रूल भी लिखते हैं अभी थोड़ी देर में, कि एक में पॉजिटिव होना यस कहता है, और दूसरे में आईआरआर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर तो होगा, लेकिन फैसला जब ज्यादा होगा, यानी यू आर गेटिंग हायर आईआरआर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप एक्सेप्ट करते हो। इस प्रोजेक्ट का आपको आईआरआर निकालना है। रेट, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, गुड, नहीं है मिसिंग, हाँ, ये अब आज के बाद से याद रखना। यस, रेट किस लिए दूं भाई, हमें दो रेट चाहिए, एक जिसपे क्या आ जाए एनपीवी पॉजिटिव आ जाए, और दूसरा नेगेटिव आ जाए। सो ये याद रखिएगा, फॉर आईआरआर वी डोंट नीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आईआरआर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एमसीक्यू में पूछ लेता है ट्रू एंड फॉल्स। वी नीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू कैलकुलेट आईआरआर, आप में से सब लोग बोलेंगे यस, क्योंकि आपने क्लास में पूछा था रेट का है। आंसर इज नो, nothing, we don't need cost of capital for IRR, we just need two assumed rates, but we have to just ensure one rate leads to positive NPV, the other leads to negative NPV। वो भी अभी मैं ग्राफ से आपको बताता हूँ क्यों ऐसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों चाहिए होता है, बट कोई से भी दो रेट्स चाहिए, वो आप अपनी मर्जी से अज्यूम। सर पहला तो पता कुछ लिख लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा दूसरे, पहले वाले से पता चल जाएगा दूसरा क्या होना चाहिए, क्योंकि जब आप पहला रेट अज्यूम करोगे तो उसमें एनपीवी या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, अगर पॉजिटिव आ गई तो नेगेटिव लाने के लिए रेट बढ़ाना पड़ेगा, नेगेटिव आ गई तो रेट कम करना पड़ेगा, सिंपल। जी आपके, जी, और उसके अगेंस्ट हमें 15 + 20 + 8 मिल रहे हैं। ओके सॉरी सॉरी, हाँ ये मैंने कैश फ्लो थोड़ा कम कर दिए, ये मैं कर देता हूँ 18,000, मुझे 80 नहीं करना था, वो आखिर में गलती हो गई। तो आज के बाद से याद रखिएगा, आईआरआर के लिए अगर रेट गिवन हो कोई, तो वो हम उठा सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज वन ऑफ द रेट्स, बट वी डोंट नीड इट, वी कैन अज्यूम फ्रॉम आवर ओन साइड। थोड़ा थोड़ा आंसर में सबके फर्क आएगा, क्योंकि आप जब दो अलग रेट से अज्यूम करोगे तो आईआरआर थोड़ा सा फर्क आएगा, हर एक का अलग अलग आएगा।
अच्छा, मैं यूजुअली ये करता हूँ कि पहला रेट हमेशा 10% उठाता हूँ और फिर वहां से मैं देखता हूँ। सो मेरा शॉर्टकट देख लीजिए, डिस्काउंट फैक्ट वो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मेरा शॉर्टकट ये होता है कि मैं लिंक करता हूँ कैश फ्लो से into 1 plus the rate raised to the power minus, माइनस के बाद मैं लिंक कर देता हूँ इस कॉलम से। सो यू कैन डू दिस इन द एक्सेल देयर एज वेल। और फिर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे। तो ये क्या करता है कि ये खुद ब खुद सेल रेफरेंस चेंज कर देता है। तो B48 के बाद यहाँ पर B49 कर देता है, पावर जो है वो A49 कर देता है, ये वाली। सो ये प्रेजेंट वैल्यूज आ गई और अब मैं इन सबको सम कर देता हूँ तो मेरे पास एनपीवी आ जाएगी 1311 नेगेटिव। सो एट 10% वी हैव गॉट अ नेगेटिव एनपीवी। सो बढ़ाने का फायदा नहीं है, मैं बढ़ाऊंगा रेट तो और नेगेटिव हो जाएगी। सो आई हैव टू रिड्यूस दिस रेट so that I get a positive NPV. So I'll take 5% as the rate. So PV at 5% कर लूंगा। सेम फॉर्मूला दोबारा देख लीजिएगा जिन्होंने पहली दफा नहीं देखा था। कैश फ्लो into 1 plus rate 5% raised to the power minus and link it with this column। ये आ गया और इसको ट्रैक कर लेता हूं और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये पॉजिटिव आ गया। So 2975 is the positive NPV, and now let's calculate IRR. The lower rate, which is 5% plus positive NPV divided by positive minus negative, तो एक्सेल में ये दोनों प्लस हो जाएंगे खुद ब खुद, डबल ब्रैकेट्स एंड 10% minus 5%. So this is going to be the formula. ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। It is 8.47%. So approximately 8.47% पर इस प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, बट एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी। दोबारा आप कैलकुलेट करें इस रेट पर, यू विल सी स्लाइट नेगेटिव एनपीवी, स्लाइटली नेगेटिव एनपीवी, बट वो बहुत जीरो के करीब है। 8.47% आ रहा है। %17.2 कैसे हो रहा है? अब आपको एक एक्सेल का इंटरेस्टिंग चीज बताऊं जो आप एग्जाम में भी कर सकते हैं। इधर देखिए सब, IRR इज इक्वल टू IRR, ठीक है, और सारे कैश फ्लोज ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज कर लें, एंटर करें, you will get IRR 8.39%. That's it, and you can use this in exam as well. आप एग्जाम में इसको यूज कर सकते हैं इवन फॉर MCQs। आप जाइए CRQ एक ढूंढ लें पहले से ही फॉर्म पेपर के बस CRQ कौन सा जिसमें एक्सेल है और क्वेश्चन को मार्क कर लें। नेविगेटर पे जाया करें, MCQ सॉल्व करना, IRR इतने लंबे तरीके से करना, IRR वहाँ स्प्रेडशीट खोलें, IRR का फॉर्मूला अप्लाई करके IRR निकालें, वापस आए अपने आंसर पर टिक करके। You can do it in the exam. Let me repeat it. IRR ब्रैकेट ओपन, जीरो से लेकर जितने भी कैश फ्लोज हैं हम सबको सिलेक्ट करें, पूरी रेंज सेलेक्ट करें। B48 कॉलन B51, ये पूरी रेंज सेलेक्ट होगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 8.39%। बस इसके लिए आपको सीक्वेंस में सारे कैश फ्लोज चाहिए, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का।
सर क्या एनपीवी भी निकाल सकते हैं इस तरह? सर एनपीवी भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू एनपीवी, ब्रैकेट ओपन किया, बस एनपीवी में चूंकि आपको रेट बताना पड़ेगा किस रेट पे निकाल रहे हो, आपको रेट बताना पड़ेगा। सपोज दैट 10% बताना है, 10% बता दिया, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कॉमा। पहला आपको बताना पड़ेगा किस रेट पर एनपीवी निकालनी है। आईआरआर में तो रेट की जरूरत नहीं होती, इसलिए जरूरत नहीं है, बट एनपीवी में आपको पहले रेट बताना पड़ता है। रेट बता दिया 10%, तो कॉमा लगाए, फिर वो कहता है अच्छा कैश फ्लोज बताओ। अब इसमें और आईआरआर में एक फर्क है, आईआरआर में 0 से सिलेक्शन होती है, इसमें 1 से होती है, ये याद रखना। डू नॉट इंक्लूड 0 कैश फ्लो। 0 को इंक्लूड करोगे वो उसको 1 ट्रीट करेगा। वो हमेशा पहला रेंज जो सेल में होगा, पहला सेल होगा ना रेंज में, उसको 1 ट्रीट करेगा। तो आप सेलेक्ट ही नहीं करो, आप 1 से सिलेक्ट करो, ये रहे, इन सबको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये बेसिकली एनपीवी नहीं कैलकुलेट करके देता है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देता है ऑफ ऑल द कैश फ्लोज फ्रॉम ईयर 1 ऑनवर्ड्स। तो ईयर 1 ऑनवर्ड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे देगा। फिर क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज दे देगा, यानी आगे के सालों की। फिर क्या करूं, इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है। सो प्लस, चूंकि मेरा इन्वेस्टमेंट मेरी ऑलरेडी नेगेटिव में, तो मैंने साइन किसका लगाया, प्लस का, और इधर से कनेक्ट कर, पहले ईयर 1 से लेकर 3 सालों के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो, निकाल के दे दी उसने। अब उसमें इन्वेस्टमेंट उसमें से माइनस कर दो या प्लस कर दो, अगर पहले से माइनस लिखी है। कितना आया, 1311, एग्जैक्टली व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, 10%। सेम, फिर से बता रहा हूँ, देख लीजिए, आप लोगों के साथ साथ बताएं क्या लिखूं। एनपीवी ब्रैकेट ओपन, क्या करूं पहला, परसेंटेज बताऊं। अब इस दफा 18%, 5% बता देता हूँ, 5%, कॉमा, कैश फ्लोज पर कहां से, हमेशा 1 से, 1 से, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस द इन्वेस्टमेंट। एंटर करूंगा, क्या आंसर आएगा, 297। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों ऐसा है। ये तो अभी ये वाला जो फॉर्मेट है, ये तो होगा भी नहीं एग्जाम में। एग्जाम में आपको एनपीवी, एडवांस एनपीवी का पूरा परफॉर्मा बनाना पड़ता है, नेट कैश फ्लोज निकालने पड़ते हैं। मैंने तो आपको नेट कैश फ्लो ईयर 1 का दिया हुआ 15,000। एग्जाम में आपको ये 15,000 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये 15,000 कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरी इनकम स्टेटमेंट जैसी स्टाइल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर 15,000 आएगा, तो उसने कहा वो निकाल लो, मेरे लिए वही काफी है, इसके बाद फॉर्मूला यूज कर लो। उसके बाद फॉर्मूला देखो, आप कैलकुलेटर में भी कैलकुलेशन करते ही हो ना, या नहीं करते हो, करते हो, कौन सा आप फिंगर से कैलकुलेशन कर रहे हो। तो उसने कहा कि अब कैलकुलेटर से ज्यादा एडवांस टूल आ गया एक्सेल, तो व्हाई नॉट एक्सेल। कॉन्सेप्ट स्किप नहीं करो, टूल को यूज करके अपना काम आसान बना दो। तो इसलिए वो कैलकुलेशन पूरी करवाता है आपसे कैश फ्लो निकालने की। फिर आखिर में वो कहता है एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यूज द फॉर्मूला, यू कैन यूज इट। स्प्रेडशीट इंट्रोड्यूस करने का मकसद ही यही है। अगर मैं स्प्रेडशीट पे स्प्रेडशीट के फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ, वो कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेशन करके डालना है या कुछ करके डालना है। फिर स्प्रेडशीट, एसीसी ने इतने पैसे खर्च करके स्प्रेडशीट को अपने एग्जाम में एम्बेड इसीलिए किया कि स्टूडेंट्स स्प्रेडशीट पे काम करना सीखें, क्योंकि कंपनीज में जाकर उन्होंने स्प्रेडशीट पे काम करना है, वहां जाके उनको पता ही नहीं होता एक्सेल है क्या चीज। ये मकसद ही लाने का यही है। सो ये है एनपीवी का शॉर्टेस्ट वे ऑफ कैलकुलेशन। सर पेपर में डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पेपर पे नहीं कर सकते, एक्सेल पे कर सकते हैं। ये फॉर्मूलाज वहाँ अलाउड हैं, एग्जामिनर ने अपनी एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर तक मेंशन किया हुआ है। इवन ये गलती तक मेंशन की हुई है कि स्टूडेंट्स ने जो कॉमन मिस्टेक की थी, वो एक कॉमन मिस्टेक की थी कि जब एनपीवी कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें भी कैश फ्लो 0 से मार्क कर लिए थे, जबकि एनपीवी के फॉर्मूले में 1 से और आयरा के फॉर्मूले में 0 से। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि एग्जाम में आपको जो स्प्रेडशीट दी भी होगी, यहाँ तो हम क्या करते हैं, यहाँ जब मैं एनपीवी लिखता हूँ, एनपीवी देखो लिस्ट आ रही है, और जब मैं उसमें से सिलेक्ट करता हूँ तो हिंट हिंट भी आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला दे रहा है।
अच्छा, मुझे स्टूडेंट्स ने बोला सर ये एनपीवी का फॉर्मूला एग्जाम में काम नहीं कर रहा था। अच्छा, उनका क्राइटेरिया काम करने का क्या था कि सर एनपीवी लिख रहे हैं तो उस तरह नहीं आ रहा जिस तरह यहाँ आता है, तो यहाँ वहां नहीं आएगा। वहां आपको फॉर्मूला पूरा खुद से उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, कॉमा कहाँ लगाना है, ब्रैकेट कहाँ लगाना है, फॉर्मूले के अंदर पैरामीटर्स कितने हैं, जैसे एनपीवी के अंदर कितने, दो, रेट एंड कैश फ्लोस, रेट एंड कैश फ्लोस दो है, आईआरआर में सिर्फ कैश फ्लोस है। इस तरह और भी फॉर्मूलाज होते हैं, तो वहां आपको पता होना चाहिए कितना है, वहां हिंट नहीं है। सर वो वाले ऑप्शन स्प्रेडशीट में इतने कम ऑप्शंस क्यों होते हैं? ये तो एक्सेल एसीसी ज्यादा बेहतर जानते हैं कि उसने वहां पर इतने कम ऑप्शंस क्यों रखे हैं, लेकिन जहां तक मुझे मेरा ख्याल है, मेरी असेसमेंट है ये कि एक्सेल इज अ वेरी पावरफुल एप्लीकेशन। तो अगर ये पूरी पूरी एप्लीकेशन वहां डालेंगे, एक तो उनको लाइसेंस फी देनी पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट को, कमर्शियल लाइसेंस, पता नहीं कितना हैवी लाइसेंस होगा, एक। दूसरा जो है वो इतने सारे फीचर्स जो वो डालेंगे जो कि काम के नहीं है सारे के सारे एग्जाम में, तो उससे स्पीड पे फर्क पड़ेगा, और आपका जो एग्जाम का सॉफ्टवेयर है उस पर असर आ सकता है, उसकी स्पीड पे असर आ सकता है, उसके उसके अंदर और चीजें आ सकती है, इसलिए मे बी दे हैव केप्ट इट वेरी सिंपल, ताकि एटलीस्ट अवेयरनेस जरूर हो कि स्प्रेडशीट भी कोई चीज होती है, और उसमें कुछ बेसिक लेवल की चीज तो आती हो, फिर बंदा खुद रियलाइज कर लेता है अच्छा ये सीखने की चीज है, हम भी सीख लेते हैं आगे। तो अभी तक तो क्या होता था कि जब ये स्प्रेडशीट थी नहीं ना, तो लोगों को एक्सेल देखते भी नहीं थे, डायरेक्ट कंपनी में जब जाते थे तो पता चलता था एक्सेल भी कोई चीज है, अब कम से कम उनको पता है स्प्रेडशीट कोई चीज है, तो अवेयरनेस एटलीस्ट है, फिर बंदा खुद सीख ही लेता है जब उसको पता होता है। सो किसी की आवाज आई थी ब्रेक की, तो टेक अ 15 मिनट्स ब्रेक, 15 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर 15 मिनट के बाद रिज्यूम करते हैं। और मैं यहीं पर बैठा हूँ, तो अगर आप में से किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, बाकी जिसको ब्रेक पे जाना है 15 मिनट के लिए ब्रेक पे चला सर ये लीडर वाली बात दोबारा रिपीट कीजिएगा।
अच्छा, अब अगर हमें ईयर 1 के बाद $15,000 मिलने हो और हमारा रिटर्न रिक्वायर्ड 10% हो, तो उस 15,000 के लिए हम कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? 13,636। If 15,000 is going to be received in a year's time, तो फिर हम आज 13,636 इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे अगर 10% रिटर्न चाहिए तो। अगर 15,000 की बजाय $1 मिल रहा हो, 15,000 नहीं बल्कि $1 मिल रहा हो, तो क्या हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? 15,000 की जगह 1, राइट? और 1 हो ना हो फर्क पड़ता है? नहीं। 15,000 की जगह अगर मैं क्या लिखूं 1 और ना लिखूं तो आंसर तो एक ही आना है क्योंकि मल्टीप्लाई होना है 1 से। तो इसको अगर हटा के मैं डायरेक्टली 1 + 10% करूं और रेज़ टू द पावर -1 कर दूं, अब इससे पहले बार 1 लिखूं या ना लिखूं, विल दिस मेक एनी डिफरेंस? नो। तो अगर मैं ये करता हूं तो मेरे पास ये फिगर आती है। This 0.909 is telling us the present value of $1, यानी अगर $1 एक साल के बाद मिले और मुझे 10% रिटर्न चाहिए हो तो मुझे आज उस $1 के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? लेस देन $1, 0.909। सही है। ये $1 की प्रेजेंट वैल्यू को कहा जाता है डिस्काउंट फैक्टर। क्या कहा जाता है? डिस्काउंट फैक्टर। इसका फायदा ये होता है इस फैक्टर का कि अगर मुझे $1 का पता है तो 15,000 का निकालना मुश्किल है। अगर मुझे 1 का पता है तो 15,000 का निकालना मुश्किल है क्या? क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको? 15,000 को इस 0.909 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो यहाँ पर। तो डिस्काउंट फैक्टर का फायदा ये होता है कि वो $1 की वैल्यू बता देता है, फिर आपको जितने भी डॉलर की निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कोई बता दे कॉस्ट पर यूनिट $5 है, 1,000 की बताओ तो आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे। आपको $1 की प्रेजेंट वैल्यू पता हो तो जितने भी डॉलर की निकालनी है वो आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये डिस्काउंट फैक्टर्स आपको गिवन होते हैं आपके पास। तो यू कैन यूज, बट अब स्प्रेडशीट के बाद इसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो गई है क्योंकि एनपीवी का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देता है। यू डोंट नीड डिस्काउंट फैक्टर्स। बट बताना इसलिए क्योंकि आगे सामने तो आपको पता एटलीस्ट होना चाहिए कि व्हाट इज डिस्काउंट फैक्टर। इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1। ये किसी भी $1 की प्रेजेंट वैल्यू है, यानी $1 के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए आज। तो ये आप कितने भी सालों का निकालना चाहो तो आप निकाल लो। 1 + 10% raised to the power -2, 1 + 10% raised to the power -3, and then simply multiply कर। ये डिस्काउंट फैक्टर। अच्छा, क्या ये हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट में हर साल सेम अमाउंट मिलती रहे? सो लेट्स से 45,000 है ना, और हर साल मैं आपको बताऊं 20,000 20,000 एंड 20,000 मिल रहा है। पॉसिबल है ना? तो अगर मुझे हर साल 20,000 मिल रहे हो तो मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूंगा? जैसे पहले निकाली थी, नो डिफरेंस। तो मैं यहाँ पर क्या निकाल लूँ? डिस्काउंट फैक्टर्स निकाल लूँ। पहले 10% के हिसाब से कर लेते हैं। 1 + 10% रेज़ टू द पावर माइनस, यहां से कनेक्ट कर देता हूँ ये। सो हर साल का डिस्काउंट फैक्टर आ गया। और अब क्या करूं? प्रेजेंट वैल्यू के लिए इन सबको आपस में क्या करूं? मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इन सबको सम कर दूं। पहले इनको कर देता हूं, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गया। फिर उसके बाद इन दोनों को कर देता हूं, एनपीवी आ गई। सो यहां तक तो कोई चेंज नहीं। सो कैश फ्लो सेम हो या
डिफरेंट हो, सेम पैटर्न से मैंने सॉल्व कर लिया. बट if we have common cash flows every year, we can use a shortcut. हम उसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं. और वो शॉर्टकट कैसे हो सकता है जरा देखिएगा. ये जो आंसर आया है ये कैसे आया है, ये इन सबको आपने क्या किया है, पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इन सबको ऐड किया है. यानी आपने क्या किया है, 20,000 इंटू दिस, 20,000 इंटू दिस, 20,000 इंटू दिस, एंड देन आपने सबको ऐड किया. सब में कॉमन चीज क्या है, 20,000 है. तो अगर मैं डायरेक्ट 20,000 उठाऊं और इन सबके सम से इसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आंसर में कोई फर्क आएगा, नहीं. तो सम इन सब का, बजाय मैं 20,000 को इनसे बारी बारी अलग अलग मल्टीप्लाई करूं, पहले इन सबको क्या कर लूं, ऐड, और फिर 20,000 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, आई एम गोइंग टू गेट द सेम आंसर. यानी इन सबको पहले क्या कर लो, सम कर लेते हैं, इन तीनों का सम 2.487. इसको मैं, तो if I have a common cash flow every year, I can use this factor 2.487. बट अगर हर साल अमाउंट क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या कर सकता हूं ये काम, नहीं. कॉमन मैं तभी उठा सकता हूं जब कॉमन हो. तो मैं तीनों को ऐड करके मल्टीप्लाई तभी कर सकता हूं जब तीनों के साथ एक ही कांस्टेंट कैश फ्लो ने मल्टीप्लाई होना हो. इन तीनों को ऐड करके जो फैक्टर आता है उसको कहते हैं हम एनवीटी फैक्टर. और ये जो कॉमन कैश फ्लो है इसको कहते हैं एनवीटी. और इस कॉमन की वजह से इसको एनवीटी फैक्टर कहते हैं, वरना इसकी कोई हैसियत नहीं. एनवीटी की वजह से ये फैक्टर है, वरना तो ये किसी काम का नहीं है. अगर हर साल अलग अलग अमाउंट तो ऐड करने की कोई तुक ही नहीं बनती. ऐड करके मल्टीप्लाई कैसे करूं, हर साल तो डिफरेंट अमाउंट है. चूंकि इसके सम का, इस ये डिस्काउंट फैक्टर्स के सम का एनवीटी के बगैर कोई तस्वुर नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको क्या क्या कहते हैं, एनवीटी फैक्टर, बिकॉज इट इज ओनली यूज्ड इन केस ऑफ एनवीटी. तो अगर मेरे पास कॉमन कैश फ्लो होगा तो मैं सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर्स से उसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई. लेकिन सर एक बात बताएं, पहले आपने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सम किया, अब पहले आप क्या कर रहे हो, सम, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो शॉर्टकट कहां से हुआ, हाउ इज इट अ शॉर्टकट, कि सम करके फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले मल्टीप्लाई करके सम किया था, तो दोनों काम तो कर रहे हैं. शॉर्टकट ये तब है जब फॉर्मूला इस्तेमाल हो. एनवीटी फैक्टर डायरेक्टली फॉर्मूले से आ सकता है, 1 - 1 + r raised to the power -n whole divided by r. You can find out this factor directly with the help of the formula. But remember one thing, this factor can never be used if the cash flows are uneven. Never ever think of using this formula because this is only usable when you have a common factor. देखिए, 1 - 1 + 10% raised to the power -3 whole divided by 10%. 1 - 1 + r raised to the power -3 whole divided by 10%. 2.487. तो आप एनवीटी फैक्टर का ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो ऑफ कॉमन कैश फ्लोस.
अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, चले एक काम करता हूँ, यहां मैं ये डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करके बताता हूँ। पहले 1 + 10% raised to the power -1 and then all। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, अगर मैं 3 साल का एनविटी फैक्टर ऐड करता हूं तो यही आंसर आना चाहिए 2.487। ओके, इधर इधर तक के 3 साल को ऐड करता हूं, 2.487 सही है। लेकिन ये जो 2.487 है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? 1। और पावर हमने चूंकि फॉर्मूले में 3 लगाई थी तो 1 से लेकर 3, बट द स्टार्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी 1। अगर सीरीज ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लोज है तो याद रखिए उसमें नॉर्मल सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर 1, एंड ऑफ द ईयर 1, ईयर 1 के बाद, ईयर 2 के बाद, ईयर 3 के बाद, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक बार समझिएगा, इसी तरह 1 से लेकर क्या, 1 से लेकर बताएं, 1 से लेकर, रोजा लग रहा है, 1 से लेकर 6, इसके लिए पावर 6 लगा दो तो आंसर आ जाएगा। कि देख लेते हैं, पावर यहां पर 6 लगा दो, सेम। एंड पॉइंट वो है जो आपने पावर की जगह लगाना है, बट स्टार्टिंग इज ऑलवेज 1। स्टार्टिंग इज ऑलवेज 1। तो पहली बात याद रखिएगा, जो नॉर्मल एनविटी होती है, इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड वो कब से स्टार्ट होगी? ईयर 1 के एंड से। तो अगर आपका सवाल आपको ये कहे कि कंपनी ने 20,000 कॉन्स्टेंटली रिसीव करना है एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1 टिल ईयर 5, ईयर 6, 7, 8, तो नॉर्मल एनविटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1 नॉर्मल है। बट हमेशा चीजें नॉर्मल हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट को डील कर रहे हो जिसमें पहली पेमेंट 1 से नहीं मिल रही हो। मिसाल के तौर पर ये जो 3 थी, ये कौन सी 3 पेमेंट्स थी? 1 2 3, ईयर 1 2 3, तो ठीक है, फिर तो सही है। बट अगर 3 पेमेंट्स हो लेकिन पहली 3 ना हो, 3 पेमेंट्स हो लेकिन पहली 3 ना हो, जैसे देखिएगा जरा, सपोज दैट आपके ईयर 1 पे कुछ नहीं मिल रहा, सो योर कैश फ्लो इज 0। ईयर 2 पे कुछ नहीं मिल रहा है, ईयर कैश फ्लो 0। ईयर 3 से पहला कैश फ्लो मिल रहा है 20,000। हाँ, मिल 3 साल तक रहा है, जैसे पहले भी 3 साल तक मिल रहा था, अब भी, बस सिर्फ फर्क किसका है? स्टार्टिंग। उसमें 1 से स्टार्ट होकर 3 तक जा रहा था, और इसमें 3 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड जा रहा है। तो 3 से 1, फिर 2 और फिर 3। तो अगर आप टेबुलर अप्रोच यूज करोगे तो फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि जिस साल मिल रहा होगा उसी साल में लिखोगे, जिस साल नहीं मिल रहा होगा उसमें नहीं लिखोगे, तो बाकी सब क्या लिख दोगे? 0। तो अब क्या करना है, इनको आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जो 0 लिखा है ऑटोमेटिकली 0 आएगा, और जिसमें वैल्यू लिखी है वो ऑटोमेटिकली अपने ही डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, जो उसके साल का डिस्काउंट फैक्टर बनता है, और इसको आप क्या कर दो, ऐड। ये आ गया आंसर। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास 41,105 आई है, ये भी 3 सालों की 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू है। इससे पहले जो हमने कैलकुलेशन की थी उसमें भी 20,000 थे और 3 साल ही थे, बट वहां जो प्रेजेंट वैल्यू आई थी वो क्या आई थी? 49,737। अब क्या आ रही है? 41,105। होना चाहिए फर्क या नहीं? फर्क होना चाहिए, यस। अगर आप मुझे कहते हो मैं पहला 20,000 आपको 1 साल के बाद दूंगा, तो मैं जो इन्वेस्टमेंट करूंगा वो ज्यादा होगी, लेकिन वही 20,000 के लिए मुझे आप अगले 3 साल इंतजार कराओगे 1 साल की बजाय, तो मैं आपको उस 20,000 के लिए जो 3 साल के बाद आप मुझे दोगे, मैं उतने पैसे थोड़ी दूंगा। आई हैव टू वेट फॉर 3 years. So the present value of something that I'm going to receive at the end of year 3 will be different than the present value that I'm going to receive after 1 year, even if the receipt amount is, or receipt amounts are same. मुझे 20,000 ही मिल रहे हैं, बट एक अमाउंट 1 साल के बाद और एक
3 साल, दोनों के लिए आज मैं एक जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हूंगा। फर्क आएगा, यहाँ वो फर्क है। 3 पेमेंट्स हैं, बिल्कुल एग्रीड। 20-20 हजार है, बिल्कुल एग्रीड। बट पहले केस में 1 से स्टार्ट होकर 3 पे खत्म हो रहा है, दूसरे में तीसरे से साल से स्टार्ट होकर 5th ईयर पे जाके खत्म हो रहा है। मैं दोनों के लिए एक जितनी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, तो फर्क इसलिए है। अच्छा, अब इसको एनविटी से कैसे सॉल्व करूं? क्योंकि एनविटी में अगर मैं पावर क्या रखता हूं, 3, क्योंकि पेमेंट्स तो कितनी है, 3 है, तो आंसर नहीं आएगा, आंसर पिछला वाला आ जाएगा। उसमें तो अजम्पशन है 1। अब मैं अगर अलग अलग करता हूं, ये 25 साल है, 20 साल है, 15 साल है, 18 साल है, 12 साल है, तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगी। अब मुझे यूज तो एनविटी करनी है, बट मैं सिंपल एनविटी की तरह यूज करूंगा तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। वो जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। मुझे पहले ये बताओ कि पेमेंट्स कितनी है? 3, सही है। तो आप क्या करो, 3 साल का एनविटी फैक्टर उठा लो, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये 3 साल का यही है ना, और थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कब से स्टार्ट हो रहा है। अज्यूम करो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होगा तो कब खत्म होगा? 3 पे। तो 3 साल का एनविटी फैक्टर लगा दो, लगा दिया। अब ये वो वैल्यू नहीं है जो यहां आ रही है, सही है। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। अब इसमें एडजस्टमेंट करनी है, वो जो लेट स्टार्ट होने की एडजस्टमेंट। ये कब से स्टार्ट होने के assumption पे है? 1 से। और ये स्टार्ट कब से हो रहा है, ये वाला 3? कितने का गैप है, कितने साल का गैप है? 2 साल का। यानी मुझे पेमेंट्स कितने साल डिले होके मिलना स्टार्ट हो रही है? 2 साल। क्यों? क्योंकि पहले केस में जो मैंने कैलकुलेशन की है वो 1 के हिसाब से, और जो एक्चुअल मिल रहा है वो पहली पेमेंट कब से मिल रही है? 3। सो देयर इज अ डिले ऑफ 2 years। ओके, 2 साल का डिस्काउंट फैक्टर निकालते हैं। 1 प्लस 10% raised to the power minus 2। Now remember the difference between NVT factor and discount factor। discount factor सिंगल ईयर के लिए होता है, और NVT factor सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर्स है। तो हम डिस्काउंट फैक्टर एनवीटी फैक्टर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, अब एनवीटी फैक्टर नहीं यूज करना। डिस्काउंट फैक्टर उतने साल का जितने साल का डिले नजर आ रहा है। डिले कितने साल का नजर आ रहा है? कैसे 2 साल? नॉर्मली कब से मिलता है? 1 से। इसमें कब से मिल रहा है, दोनों का गैप? 2 years। लोग क्या करते हैं, अच्छा स्टार्टिंग फ्रॉम 3 years है तो 3 years का सपोज कर लेते हैं। भाई 3 years क्यों, 1 year में तो नॉर्मली मिलना ही था, 0 पे तो वैसे भी नहीं मिलना था। मिलना कब से था? 1 से। अब कब से मिल रहा है? 3 से। तो 2 साल का गैप है, तो 2 साल का डिस्काउंट फैक्टर उठा लिया, और अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। सेम आंसर आएगा 41,105। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपने ये देखना है नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है, नंबर ऑफ इयर्स नहीं, नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी, कितनी पेमेंट्स मिल रही थी? 3। 1, 2, 3। अब 3 पेमेंट्स को सपोज कर लो ईयर 1 से मिल रही है, तो 3 साल का एन्युटी फैक्टर उठाओगे, उठा लिया। 3 साल के एन्युटी फैक्टर से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई। फिर अब आप देखो स्टार्ट कब से हो रहा है। 3 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो डिले कितने साल का है? 2 साल का। 2 साल के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर डिले 5 साल का है तो 5 साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला। ये बेसिकली कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिलेड एनविटी। डिलेड एनविटी, ये सारा आप पीछे अपनी स्टडीज में पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिलेड एनविटी, जिसमें फॉर्मूला क्या होगा, पहले एनविटी उठाओ, यानी जो अमाउंट आपको हर साल मिल रही है वो, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, एनविटी फैक्टर से। बट एनविटी फैक्टर कितने साल का उठाओगे, जितने साल की पेमेंट्स मिलनी है, जितने साल की पेमेंट्स मिलनी है। 3 साल की पेमेंट्स मिलनी है तो 3 साल से। फॉरगेट अबाउट कब से स्टार्ट हो रही है, सिर्फ ये देखो पेमेंट्स हैं कितनी। 4 पेमेंट्स हैं 4 साल के एनविटी फैक्टर से, 5 पेमेंट्स है 5 साल के एनविटी फैक्टर से। फिर मल्टीप्लाई किससे करो, डिस्काउंट फैक्टर से। और ये दोनों का किससे कनेक्शन है, ये इसका ताल्लुक है नंबर ऑफ पेमेंट से, और डिस्काउंट फैक्टर का ताल्लुक है नंबर ऑफ इयर्स डिलेड। सो एनविटी फैक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पेमेंट्स पे, और डिस्काउंट फैक्टर डिपेंड करता है कितने साल का डिले आ रहा है पहली पेमेंट को रिसीव करने में।
जब आप ये तीन चीजों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे वो एडजस्टमेंट हो जाएगी खुद ब खुद डिले की। वरना टेबुलर फॉर्म से कर लो। अगर केस एग्जाम में आप भूल के क्या करना था, तो आप टेबल बनाओ और जिस ईयर में जो कैश फ्लो मिल रहा है उसको लिखते जाओ उसमें, और प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, वो भी आ जाएगा आंसर। बट वो लेंदी है, लेकिन गलत करने से फिर लेंदी सही है, मार्क्स लूज करने से फिर वो सही है। तो इन केस आप भूल भी गए तो आप टेबल पूरी बनाओ और रेलेवेंट ईयर्स में वो कैश फ्लो पुट करना शुरू कर दो, और नॉर्मल डिस्काउंट फैक्टर से सॉल्व कर लो। मार्क्स नहीं कटेंगे, बट वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेगा। अब जस्ट स्मॉल क्वेश्चन, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टू टेस्ट आप कितना इस बात को समझे हो, क्या आप एन्युटी फैक्टर और डिस्काउंट फैक्टर पिक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उसका सवाल छोटा सा दे रहा हूं। सपोज दैट आपको $16,000 पर ईयर मिलने हैं। कैश फ्लो आपका कितना है? $16,000 पर ईयर। टोटल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 6 ईयर्स है। ये जो 16,000 आपको मिलेंगे, इसमें पहली पेमेंट आपको मिलेगी आज से 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स। योर रेट इज 8%, एंड फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर। अहमद, एडवांस वाला मैंने अभी करवाया ही नहीं है, पहले करवा दूं फिर रिपीट भी कर दूंगा।
वेडनेसडे वाले दिन डेटा परचेज करके आइएगा, और मोबाइल पे हम एक छोटा सा क्विज करेंगे, एनपीवी, आईआरआर, और ये अब तक जो चीजें हमने की हैं, सो ये देख लेंगे कि कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई है, जिसमें हम ये डिले वाला भी कर लेंगे क्विज में, और आईआरआर भी देख लेंगे, प्रेजेंट वैल्यूज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसका छोटा सा एक क्विज हम करेंगे क्लास में ही। सबसे पहले एनवीटी फैक्टर आएगा। अच्छा, अब सवाल यह है कि एनवीटी फैक्टर कितने साल का आएगा, बताएं कितने साल का? 6 इयर्स का। प्रोजेक्ट लाइफ कितनी है? 6 साल। 6 साल में 6 पेमेंट्स कब मिलेंगी? जब पहली पेमेंट कब से मिलेगी? 1 से मिलेगी तो 6 पेमेंट्स होंगी ना यार। 1 2 3 4 5 6। पहला सवाल काउंटिंग का होगा क्विज में, क्योंकि आप लोगों की काउंटिंग भी थोड़ी सी वीक है। सही है, 6 में से पहला 1 से स्टार्ट होगा तो 6 होगा। 1 2 3 4 5 6। 1 से तो नहीं स्टार्ट हो रहा। कब से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। जब 2 से स्टार्ट होगा और 6 पे खत्म होगा तो कितनी पेमेंट्स आएंगी? 5 पेमेंट्स। सो एनविटी फैक्टर 6 साल का तब यूज होता जब पहली पेमेंट 1 से ही स्टार्ट हो रही होती, तो नॉर्मल होता। सो इट्स अ 6 years प्रोजेक्ट, but you won't receive 6 payments. Out of 6, you are not going to receive anything at the end of the first year. पहले साल के एंड पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, पहली पहली पेमेंट ही दूसरे साल से मिल रही है। So there is going to be 5 payments. So 1 minus 1 plus 8% raised to the power minus 5 divided by 8%. So we don't have 6 payments here. We have 5 payments, and you can't use a higher NVT factor than the payments you are going to receive. ये याद रखो हमेशा के लिए। आप 5 पेमेंट्स के लिए कभी भी 6 साल का एन्युटी फैक्टर यूज नहीं कर सकते, कभी भी किसी भी सिचुएशन में नहीं कर सकते। ये आ गया। अब चूंकि पहली पेमेंट 1 से नहीं है तो आपको डिस्काउंट फैक्टर भी यूज करना पड़ेगा। सो डिस्काउंट फैक्टर कितने साल का यूज करेंगे? 1 साल का, बिकॉज देयर इज ओनली 1 year डिले। जो 1 से मिलना था वो 2 से मिल रहा, तो 1 साल का डिले है। 1 plus 8% raised to the power minus 1. That's the NVT factor to be used. अब प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। कैश फ्लो कितना है? 16,000। इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 59,151। 2 years डिले नहीं है हमारा, नॉर्मली 1 से मिलता है, यहाँ 2 से मिल रहा है, तो 2 year डिले कैसे हो गया? आपको किसी शख्स ने 1 साल के बाद आपका उधार वापस करना था और उसने 2 साल के बाद उधार वापस किया, तो 1 साल डिले हुआ ना। 1 पे तो नॉर्मल है। 59,160, 59, हाँ सही है, ठीक है। 160 में और 151 में $9 का फर्क है, इतना तो राउंड ऑफ हो ही जाता है। Yes, we are getting the first payment after 2 years, but we usually get it after 1 year. So usually it's after 1 year. In this case, it's starting from year 2. So 1 साल का फर्क आ गया। So the first payment would be after the third year। कैसे जब after second year है? थर्ड ईयर कैसे हो गया जब पहली पेमेंट सेकंड ईयर की? नहीं नहीं, आफ्टर 2 years का मतलब होता है 2 साल बाद। 3 साल बाद कैसे हो गया? नॉट इन द थर्ड ईयर। 2 साल का के बाद का मतलब होता है 2 साल का एंड, 2 years का एंड।
सर अगर हम 6 इयर्स का एनविटी फैक्टर लें और उसमें से ईयर 1 का एनविटी फैक्टर लेस कर दें, ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये दूसरा तरीका है। देयर आर सो मेनी वेज। कोई दूसरा तरीका है, बट इस तरीके से किसी किसी वजह से करवाया मैंने। ये तरीका परपेचुटी के केस में भी हो सकता है, वो वाला तरीका फिर परपेचुटी के केस में नहीं हो सकता। 59,200 बिल्कुल सही है। 59,200 भी सही है, वो राउंड ऑफ का एरर है। देखिए अगर आपकी फिगर 59,000 है तो उसमें 50-100 डॉलर का तो राउंड ऑफ की वजह से भी एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब दो चीजें याद रखने वाली हैं। एक, एनवीटी फैक्टर जब भी आप उठाओगे तो आप नंबर ऑफ पेमेंट्स पहले काउंट करना कि पेमेंट्स कितनी मिलनी है। और जब डिले देखोगे तो डिले कभी भी 0 से काउंट नहीं करना, 1 से काउंट करना। यानी 1 पे नॉर्मल है। अब 2 का मतलब है 1 साल का डिले, 3 का मतलब है 2 साल का डिले, 4 का मतलब है 3 साल डिले। आपका बेंचमार्क 1 ईयर है, क्योंकि अगर 1 पे मिलेगा तो करने की जरूरत ही नहीं कुछ एडजस्टमेंट। इसलिए काउंटिंग हमेशा 1 से होगी। दैट्स इट। मैंने लेक्चर्स भी आपके साथ शेयर किए थे। सारे लेक्चर्स हाथ रेस करके बताएं कौन कौन देख कर आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था मेरा असल में सवाल क्या होगा, कि जून अटेम्प्ट में कौन कौन पास करना चाहता है। मैं पूछ कुछ और रहूंगा, लेकिन मेरा मतलब यही होगा, पहले ही मतलब बता दिया था। तो आप लोग सितंबर की तैयारी कर रहे हैं, बाकी सब चलें। ये सवाल मैं एक दफा फिर पूछ लूंगा अगली क्लास में। हाँ, गूगल क्लासरूम पे आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ? ठीक है, जो जिन लोगों की पहली क्लास है आज, तो मैं भी गूगल का कोड शेयर करता हूँ, तो आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन अब मैं शुरू के कुछ क्लासेस में मुस्तकिल ये सवाल करता रहूंगा कि काम करके आए हो, सवाल करके आए हो जो दिए थे, ये करके आए हो। और मतलब मेरा यही होगा कि जून में कौन कौन पास करना चाह रहा है, और ये आप लिख ले अपने पास। जो आप जवाब दोगे वही आपका मामला होगा। अब आप सोच के जवाब दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। ऑप्शन आपके पास ही है। एग्जामिनर के पास आपके पास और फेल का ऑप्शन बहुत बाद में जाता है, शुरू में अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है कि आपने पास करना है या नहीं। एक पॉइंट के बाद फिर एग्जामिनर के पास चला जाता है ये ऑप्शन। शुरू में आपके पास है, आप इसको यूज करें। गूगल क्लासरूम का पासवर्ड मैं शेयर कर रहा हूँ, जिनकी पहली क्लास है वो। जितने लेक्चर गूगल क्लासरूम पे मैंने अपलोड किए हैं वो प्लीज देख कर आइएगा अगली क्लास से पहले। स्क्रीन के ऊपर गूगल क्लासरूम का कोड लिखा हुआ है। गूगल क्लासरूम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसमें एक प्लस का साइन राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे बना हुआ होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ज्वाइन क्लासरूम लिखा होगा, ज्वाइन क्लास लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, ये कोड मांगेगा, कोड दे दीजिएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद, इन केस यू डोंट नो कि क्या करना है, ये क्लास वर्क की के टैब के ऊपर क्लिक करना है। क्लास वर्क टैब पे क्लिक करना है। क्लास वर्क टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारा मटेरियल दिखता जाएगा। मेरे पास ज्यादा दिख रहा है क्योंकि मेरे पास ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। आपके पास वही दिखेगा जो मैंने यहाँ से पोस्ट किया होगा। मैंने इस वक्त जो पोस्ट किया वो आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये पोस्ट किए हुए हैं लेक्चर्स: सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक ऑफ एनपीवी लेक्चर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुटी, आईआरआर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन, कॉन्सेप्ट ऑफ पेबैक, सिंपल एंड डिस्काउंटेड पेबैक। ये मैंने सारे पोस्ट किए हुए हैं। ये सब वो है जो आप MA2 और F2 में पढ़ के आए हो। प्लीज ये देख लीजिएगा, मैं क्लास में कोई चीज भी इसमें से स्किप नहीं कर रहा हूँ सिवाय एक चीज के, पे बैक पीरियड के। पे बैक पीरियड आप यहाँ से देख कर आएंगे, आपको रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ देखना है वही MA2 में जो आपने पढ़ा है वही है। कोई
एक्सप्लेनेशन इस तरह की नहीं है कि जो कोई डेरिवेशन करवानी पड़े, कुछ ऐसी चीज करवानी पड़े, सिंपल देखना है। सो ये छोड़ के बाकी मैं सब करवाऊंगा, परपेचुटी भी करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है। और आईआरआर ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये देख के आएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही इंशाल्लाह एडवांस एनपीवी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बाकायदा जो नेट कैश फ्लोज होते हैं जो अब तक गिवन थे, हमें सिर्फ उनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी थी। अब हम सीखेंगे नेट कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक प्रोजेक्ट का, हर साल का, जिसकी बाद में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है। तो बाद का काम हम कर चुके हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, उससे पहले का काम करना है कैश फ्लो निकालना है। ये हमें नेक्स्ट क्लास में करना है। तो मेक श्योर यू डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, क्योंकि वो अब अगले 3 क्लासेस जो मैं करवाऊंगा वो पहली क्लास पे बेस कर रहा होगा जो नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कैश फ्लोज उसमें से मैं सिखाऊंगा कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट करा। और एक सवाल नॉर्मल सीआरक्यू में पक्का होता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, यानी अगर 5 स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, 5, तो कम से कम 4 स्टूडेंट्स के पास एक सवाल दो में से सीआरक्यू में से एनपीवी का होगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का होगा। यानी 80% चांस है कि एक सवाल लाजमी इसके ऊपर होगा। तो ये सॉलिड मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, इसको आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, और मार्क्स भी सॉलिड मिलते हैं इसमें, लूज भी नहीं करोगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ज्वाइन करने के लिए जो काशान मैंने आपको कोड बताया है, आपने गूगल क्लासरूम डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड करनी है गूगल क्लासरूम की एप्लीकेशन। और ऊपर राइट हैंड साइड पे प्लस का साइन बना होगा, उसको क्लिक करेंगे तो ज्वाइन क्लास लिखा होगा, क्लास पे क्लिक करेंगे और कोड डालेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा। ये एक और शीट भी होगी किसी के पास अटेंडेंस। अच्छा, कोड मैंने अभी शो किया था ना आपको, फिर से शो कर रहा हूँ, देख लीजिए। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अब नजर आया कोड? वालेकुम अस्सलाम। ओके, ठीक है। आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग वैसे पढ़ी है पहले? बीकॉम वाली तो इतने काम नहीं आएगी।